हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पैरागोजी सेक्शन चैप्टर नंबर 6, जो गणित में मूल्यांकन, सीसीई डायग्नोस्टिक एवं रेमेडियल शिक्षण, ठीक ना। तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे, हार्ड लेवल के। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अंक देना, बी परीक्षा लेना, सी है अधिगम की प्रगति जानना और डी है बच्चों को डराना। तो देखिए इसमें क्या होता है, गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन होता है उसका मेन उद्देश्य यही होगा अधिगम की प्रगति को जानना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है केवल अंक देना नहीं होता है, बल्कि यह जानना भी होता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है और कहाँ उसको कठिनाई हो रही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मेन उद्देश्य यही होगा, क्या होता होगा, बच्चे जो है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, ठीक ना, और कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। गणित में डायग्नोस्टिक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सीखने में कठिनाई का कारण जानने के लिए किया जाता है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। क्योंकि जो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होता है वह शुरुआत में ही होता है। पहले उसको जाना जाता है कि बच्चा का वास्तविक समस्या क्या है, उसके बाद उसकी कठिनाई के बारे में जानेंगे तो उसका कारण जानेंगे, ठीक ना। तो शुरुआत ही में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, यदि बच्चा बार बार भिन्न से गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए अधिक अभ्यास, बी है डांटना चाहिए, सी है रेमेडियल शिक्षण देना चाहिए और डी है कठिन प्रश्न देना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो यह रेमेडियल शिक्षण जो होता है यार, यह जो होता है कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष सुधार के लिए शिक्षण होता है, ठीक ना। एक विशेष शिक्षण दिया जाता है जिससे बच्चा में सुधार आए, कमज़ोर बच्चों के लिए होता है। तो कह रहा है कि यदि बच्चा बार बार भिन्न में गलती कर रहा है, तो जब गलती बार बार कर रहा है तो अब कमज़ोर होगा बच्चा, तो उसे रेमेडियल शिक्षण की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सही उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बोर्ड परीक्षा, बी है मासिक परीक्षा और सी है कक्षा में प्रश्न पूछना व गतिविधियाँ और डी वार्षिक परीक्षा। तो देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सीखते समय जो होता है यह किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है, यह जब सीखा जाता है, बच्चा जब सीखता है उसी समय इसको किया जाता है ताकि तुरंत उसमें सुधार किया जा सके, ठीक ना। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रश्न पूछना और गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। समेटिव मूल्यांकन का अर्थ क्या है या उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। तो समेटिव मूल्यांकन का अभी हम बताए थे कि जो होगा यह अंत में होगा, ठीक ना। उपलब्धि के बाद ही अंतिम में पता करेंगे कितना उपलब्धि बच्चा हासिल किया है, कितनी जानकारी प्राप्त किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतिम उपलब्धि का आकलन, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, गणित में मौखिक प्रश्न का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर समय की बर्बादी, बी है भाषा विकास और
तर्क क्षमता, और सी है केवल तेज छात्रों के लिए, डी है परीक्षा का डर। तो देखिए भाषा विकास और तर्क क्षमता जो होता है यही लाभ होता है मौखिक प्रश्न। अगर मौखिक प्रश्न होगा तो उससे ये पता चलेगा कि भाषा का विकास बच्चा में कितना हुआ है, उसका व्यवहार कैसा है, वह तर्क कैसे कर रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, गणित शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है। जो पोर्टफोलियो का उपयोग, पोर्टफोलियो का मतलब होता क्या है, छात्र जो क्रमिक गतिविधि करते हैं उसका लेखा जोखा होता है। ठीक ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, छात्र के कार्यों का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, स्वमूल्यांकन से क्या विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मचिंतन और आत्मविश्वास, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए घबराहट, और सी है डर, और डी है भ्रम। तो देखिए जब स्वमूल्यांकन होगा, स्वयं मूल्यांकन करेगा बच्चा, तो उससे क्या होगा कि उसका आत्मचिंतन, आत्म निर्भर होगा, वह आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा। ठीक ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि शिक्षक केवल सही या गलत बताए और कारण न समझाए तो मूल्यांकन कैसा होगा। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है, कोई छात्र को अगर सही और गलत सिर्फ बता रहा है, जैसे हम ही सिर्फ सही बताते जाए, तो वह कैसा मूल्यांकन कहलाएगा, वह अपूर्ण माना जाएगा। वो अगर कारण न बताए कि ये कैसे होगा तो क्या हो जाएगा, वह अपूर्ण माना जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब है अपूर्ण। प्रश्न नंबर 11, गणित में चेक लिस्ट का प्रयोग किस लिए होता है। देखिए चेक लिस्ट का प्रयोग उसकी उपलब्धि को नापने के लिए होता है, बच्चे के कौशल के विकास की उपलब्धि को नापने के लिए होता है कि बच्चा कितना सीखा हुआ है। ठीक ना, चेक लिस्ट मतलब चेक किया जाता है बच्चों को कि यह कितना जो पढ़ाया गया है वो सीखा है कि नहीं सीखा है, उसकी कौशल विकास कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक ना, तो उसकी उपलब्धि के बारे में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 12 है, फीडबैक का सबसे अच्छा रूप कौन सा है। देखिए जो फीडबैक का मतलब होता है सुधार के सुझाव होता है ना। देखिए आप लोग फीडबैक जैसे अमेजॉन से चाहे फ्लिपकार्ट से किसी चीज़ से कोई वस्तु मंगाते हैं तो वो फीडबैक मांगता है, कहता है अपना फीडबैक दीजिए, अपना अनुभव साझा करिए। तो अपना अनुभव साझा मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट आपको दिए हैं वह सही है, अगर सही है तो बताइए कि हाँ सही है, ताकि सभी लोग उस चीज़ को खरीदे और समझे। ठीक ना, अगर ख़राब है तो ख़राब ही कर दीजिए, लेकिन फीडबैक दीजिए, अपना अनुभव साझा करिए सभी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, यदि बच्चा उत्तर सही करे पर विधि गलत हो तो को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, सॉरी। ठीक ना, तो देखिए जब बच्चा सही उत्तर दे रहा है लेकिन विधि गलत है तो क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षक को कि उस विधि पर चर्चा करें। ठीक ना, कि यह विधि ऐसे है, उत्तर तो सही आ गया लेकिन एक गलत विधि तरीके से लगा हुआ है। ठीक ना, उसका तरीका बताना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, गणित में सहपाठी मूल्यांकन का लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा, बी है सहयोग और समझ, सी है डर, और डी है समय की बर्बादी। तो देखिए सहयोग और समझ होना चाहिए। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहपाठी का मूल्यांकन का मतलब सहयोग से ही होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ओपन बुक टेस्ट का उद्देश्य क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए नकल, बी है रटंत ज्ञान, सी अवधारणा और अनुप्रयोग, और डी है समय पास करना। तो देखिए ओपन बुक टेस्ट का मतलब यही होगा कि अवधारणा और अनुप्रयोग, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, गणित में प्रोजेक्ट कार्य से क्या आकलन होता है। तो देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य से जो होगा बच्चों का वास्तविक जीवन से जोड़ता है, ठीक ना। जो प्रोजेक्ट कार्य होता है बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ेगा, जिससे बच्चा आसानी से आकलन करेगा, आसानी से सीखेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन में गणित का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, वास्तविक जीवन में गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ गणित में ही होता है कि सभी विषयों में होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, देखिए कि कौन कितना बता रहा है, सही बता रहा है, जरूर बताइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17 है, यदि मूल्यांकन से बच्चे में डर पैदा हो रहा है तो मूल्यांकन कैसा होगा। देखिए जब मूल्यांकन में बच्चे से अगर डर, मूल्यांकन हो रहा है बच्चे का, तो अगर उसमें बच्चे में डर है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जब डर रहा है तो गलत मूल्यांकन होगा, गलत तरीके से हो रहा होगा मूल्यांकन तभी, ठीक ना। मूल्यांकन का तरीका गलत होगा जिससे बच्चा डर रहा है। प्रेम से, स्नेह से अगर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो वह डरेगा नहीं और मूल्यांकन सही कर जाएगा। अगर पीट करके, छड़ी ले करके उससे पूछेंगे तो डर जाएगा पहले, तो बच्चा बताएगा क्या? जब बताएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? वो गलत मूल्यांकन ही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, गणित में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, अंक बढ़ाने के लिए, बी समय बचाने के लिए, सी है सीखने की निरंतर निगरानी के लिए, डी डर पैदा करने के लिए। तो देखिए जब गणित में क्या होता है, निरंतर अगर मूल्यांकन करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे की निगरानी हमेशा करने को मिलेगी, और उससे क्या होगा, बच्चा जहाँ भी गलत करेगा वहीं पर त्वरित या तत्काल उसको सही करने का, समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चा आसानी से सीख लेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की निरंतर निगरानी के लिए निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, रूब्रिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए जो रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है स्पष्ट मानदंड के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए, ठीक ना। जो मूल्यांकन का मानदंड है उसको उसी के अनुसार पूरा करने के लिए यह रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट मानदंड के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, गणित शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ठो दिया है और केवल दे दिया है, तो केवल हो जाएगा गलत। तो बचा क्या, बहुविधि तकनीकों का प्रयोग करके, मतलब कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके हम मूल्यांकन करेंगे, वह सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, यदि शिक्षक अध्यापन के दौरान ही बच्चों की समझ जांचता है तो यह कैसा मूल्यांकन होगा। देखिए पढ़ा ही रहा है, उसी में जांच रहा है बच्चों का समझ को, तो क्या होगा, हम बताए थे ना, ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आएगा, ठीक ना। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही समझ को जांचना ताकि उसमें तुरंत सुधार किया जा सके, ठीक ना। तो यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का सही उद्देश्य क्या है। तो इससे क्या होता है, अभी हम बताए थे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कोई कार्य करने से पहले उसका पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना और उसकी कठिनाइयों का समझ को जानना, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीखने की कठिनाई के कारण को पहचानना,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, गणित में रिमेडियल शिक्षण कब आवश्यक होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमजोर बच्चों के लिए होता है ना यह, विशेष प्रकार के बच्चों के लिए, जब नहीं बच्चा सीख पाता है तो विशेष शिक्षा देने के लिए रेमेडियल शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब कुछ बच्चों में विशिष्ट कठिनाइयाँ होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केवल कमजोर दे दिया है ना, इसलिए गलत हो गया, सिर्फ केवल कमजोर विषय पर दिया है इसलिए गलत है। प्रश्न नंबर 24, यदि बच्चा स्थानिक मान नहीं समझ पा रहा तो रेमेडियल शिक्षण में क्या उपयुक्त है? अगर बच्चा स्थानिक मान नहीं समझ पा रहा है, स्थानिक मान को नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? बच्चों को हम ठोस सामग्री और गतिविधियों के द्वारा सिखाएंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है, निरंतर मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए निरंतर जब मूल्यांकन होगा तो बच्चा नियमित रूप से सीखेगा, उसके बाद जो सीखने का जो बच्चा में जो त्रुटि होगी वह तुरंत वहीं पर तत्काल सही किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीखने की नियमित निगरानी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, गणित में मौखिक मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? तो हम बताएं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मौखिक मूल्यांकन हो रहा है तो बच्चे की क्षमता और तर्क शक्ति को और उसकी भाषा को जानने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा व तर्क और क्षमता का विकास होता है। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, यदि शिक्षक केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहता है तो यह किसकी कमी को दर्शाता है? तो देखिए ये जो सतत मूल्यांकन पर दर्शाता है, ठीक ना। क्वेश्चन देखेंगे फिर से, यदि शिक्षक केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहता है तो यह किसकी कमी दर्शाता है? ठीक है, अगर सिर्फ अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहेगा तो ये किसकी कमी होगी? इसमें से सतत मूल्यांकन की कमी को दर्शाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चा सिर्फ लास्ट की परीक्षा दे रहा है और शिक्षक सोच रहा है यहाँ पर आकर डायरेक्ट देख लेंगे बच्चा सही है कि गलत, कितना पढ़ने में तेज है, तो क्या होगा? और बीच में जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये सतत मूल्यांकन नहीं कर रहा है शिक्षक, तो यह कमी एक है ना। तो यही कहने का मतलब उसका है। प्रश्न नंबर 28, स्व मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो स्व मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ होता है आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, गणित में सहपाठी मूल्यांकन से क्या बढ़ता है? तो देखिए जब गणित में सहपाठी मतलब सहयोग बढ़ेगा, सामाजिक अधिगम बढ़ेगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, यदि बच्चा प्रक्रिया सही अपनाए पर उत्तर गलत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए, ठीक ना। बच्चों को भले उत्तर गलत है लेकिन प्रक्रिया सही किया है ना, तो इसका उसकी सराहना करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 31 है, फीडबैक कैसा होना चाहिए? देखिए फीडबैक मतलब अनुभव, जो आपका अनुभव कैसा होना चाहिए? हमेशा वो क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, ठीक ना। सुधारात्मक व प्रेरणादायक होना चाहिए, ठीक ना। हमें कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाई अब सामान लेने का उसमें भी निगेटिव करेंगे, निगेटिव रहेगा तो वहाँ तो निगेटिव करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा करेंगे, खराब रहेगा तो खराब फीडबैक देंगे, ठीक ना। लेकिन शिक्षक के प्रति छात्र के प्रति शिक्षक को हमेशा सकारात्मक देना चाहिए, बताना चाहिए। प्रश्न नंबर 32 है, गणित में चेक लिस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है विशिष्ट कौशलों की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, रूब्रिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी ये क्वेश्चन मिला हुआ था, तो इसका स्पष्ट मापदंड तय करना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34,
प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन से क्या आकलन होता है? तो देखिए, वास्तविक जीवन में गणित का उपयोग, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी पीछे क्वेश्चन मिला हुआ था वही फिर आ गया है। प्रश्न नंबर 35, गणित में ओपन बुक टेस्ट क्यों उपयोगी है? अवधारणा और अनुप्रयोग को जांचने के लिए भी क्वेश्चन मिला हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, यदि मूल्यांकन से बच्चों की गणित का डर बढ़ रहा है तो समस्या कहाँ है? देखिए, ये भी मिला था। तो मूल्यांकन की पद्धति में है, ठीक ना। मूल्यांकन की पद्धति मतलब ऑप्शन सिर्फ चेंज है और क्वेश्चन वही है। तो मूल्यांकन की पद्धति का मतलब ये होगा कि मूल्यांकन करने का तरीका क्या है, गलत है, ठीक ना। इसलिए अभी पीट कर बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा? वो डर जाएगा, खुद ही नहीं बता पाएगा। अगर प्रेम से सही से पूछोगे तो वो बता देगा। प्रश्न नंबर 37, गणित में अनौपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण क्या है? तो ये जो होता है कक्षा, चर्चा और गतिविधि, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कक्षा में चर्चा करेंगे और उसकी गतिविधि के बारे में जानेंगे तो यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो देखिए, केवल है तो काट दो, जितना केवल है शैक्षिक व शैक्षणिक दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 39 है, यदि शिक्षक केवल परिणाम पर ध्यान दे और प्रक्रिया पर नहीं तो ये क्या होगा? बताइए, परिणाम पर ध्यान दे रहा है और प्रक्रिया कैसे हो रही है उस पर नहीं ध्यान दे रहा है तो उसका अवधारणात्मक समझ प्रभावित होगी, ठीक ना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, अंतिम क्वेश्चन, गणित शिक्षण में सर्वोत्तम मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो ये देखिए, निरंतर, बहु विधि और सुधारात्मक होनी चाहिए हमेशा। तो इसका सही जवाब है सी, क्योंकि जब गणित शिक्षण में मूल्यांकन होता है सबसे सर्वोत्तम मूल्यांकन है ये निरंतर होना चाहिए, ठीक ना। और कई प्रकार से होना चाहिए और कई प्रकार से के साथ साथ सुधार होना चाहिए उसमें, ये नहीं गलत बता दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग का दिन शुभ हो।